भी बोले दो का सम तीसरे का आधा और एवरेज बता दो संख्याओं का, है ना। इस पैटर्न ना ये बंधे हुए पैटर्न है ना, बहुत पुराने समय से। तो आपको याद रखना, जब भी बोले दो का सम तीसरे का आधा, हमेशा क्या करो, टोटल सम निकाल दो रिजल्ट्स का और 7.5 से भाग दे दो। हाँ जी, सो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। भैया आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम टॉप 45 शिफ्ट्स कर रहे हैं। आपको पता होगा टॉप 45 शिफ्ट्स कर रहे हैं, जहां पे सीजीएल की 30 शिफ्ट्स हमने ली हैं पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में जो टॉप शिफ्ट्स रही हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, और सीएचएसएल की इस साल की टॉप 10 शिफ्ट्स और सीपीओ की टॉप 5 शिफ्ट्स, हम इन टॉप 45 शिफ्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कौन सी शिफ्ट्स है बाकी तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, तो हम 2 शिफ्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 और 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3, ये दोनों हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट जो कि है 15 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, तो इस वीडियो में 15 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आप सही से देखते चलें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में बैठने पे, सच बता रहा हूं। ओके, आगे बढ़ता। ठीक है, तो ये मैंने प्लेलिस्ट आपको पता है बना ही दी थी मैंने टॉप 45 शिफ्ट से, जिससे 2 वीडियोस आ चुके हैं, है ना, यानी 12 सितंबर शिफ्ट 3 और 18 सितंबर शिफ्ट 3। आज जो दिन है वो है 15 सितंबर शिफ्ट 3 का। ठीक है, अभी तक अगर मैथ्स पूरी नहीं करी ना मेरे भाई, 150 घंटे में पूरी मैथ्स पढ़ा दी, 150 घंटे में कवर करो। ठीक है, और 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, अरिथमेटिक मैस्ट्रो, एडवांस मैस्ट्रो। ठीक है, और बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, रिजल्ट्स भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो आप इजीली, आप समझ रहे हैं, बहुत ही इजीली आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको समय भी बचेगा। ठीक है, और मैथ्स से छुटकारा भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यार, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, इस तरह से है कि when the sum of any 2 of them is added to half of the third। ये पीडीएफ चाहे एनोटेटेड हो चाहे अनएनोटेटेड हो, मैं आप दोनों ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है 3 नंबर्स हैं भैया, जिसमें कह रहा है when the sum of any 2 of them, जब भी किन्हीं 2 का सम तीसरे के आधे से जोड़ा जाता है ना, added to the half of the third। 3 नंबर्स हैं, किन्हीं 2 का सम तीसरे के आधे से जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट जो आता है वो लगभग जो वो आते हैं रिस्पेक्टिवली क्या, 210, 198, 192। समझ गया, कह रहे हैं 3 नंबर्स हैं, 3 संख्याएं, जब भी किन्हीं 2 को तीसरे के आधे से जोड़ा जाता है, किन्हीं 2 को तीसरे के आधे से जोड़ा जाता है, तो ये रिजल्ट्स आते हैं रिस्पेक्टिवली 210, 198, 192। जाहिर से 3 नंबर्स हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। हाँ, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स का एवरेज क्या है। एवरेज मतलब क्या भाई, मान लो 3 नंबर ए बी सी है, अगर 3 नंबर ए बी सी है तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एवरेज, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए होगा अगर हमें एवरेज निकालना है तो। ठीक है, हाँ मैं इसका 2 मेथड आपको बताऊंगा। एक मेथड थोड़ा सा लंबा है, एक मेथड बिल्कुल छोटा सा है, लाइक 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स भी नहीं बोलूंगा, लाइक 5 सेकंड्स। ठीक है, या मे बी 3 सेकंड सर। ठीक है, तो पहले हम बड़ा वाला मेथड देखेंगे, लंबा वाला मेथड। वो क्या है, वो है कि अगर हम, जैसे किसी को नहीं पता तो वो कैसे करेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेगा। मान लो 3 संख्याएं ए बी सी है। ठीक है, तो किन्हीं 2 का सम, मान लो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का सम तीसरे का आधा यानी सी का आधा कर दो। हाँ, तो मान लो 210 आ जाएगा, है ना, पहली संख्या का पहले कर दिया था 210। इसी तरह से मान लो अगर बी प्लस सी को जोड़ा होता तो यहाँ पे ए का आधा करते हैं ना भाई, 2 का सम तीसरे का आधा तो आ जाता 198, राइट। यस, इसी तरह से C प्लस ए करते तो B का आधा जोड़ देते हैं ना भाई, कोई भी 2 उठा लो सम, और ठीक है, और तीसरे का आधा कर दो, और तो आज कितना आता, 192 आता, 192 आता। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से करते हैं। आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो टिपिकल जैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रा, उसी तरह से करते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे देखते हैं आपका कि भाई 2 से गुणा करते 2a प्लस 2b प्लस सी, और इस 2 का गुणा फिर इधर हो जाता, क्या होता। मैं आपको पहले पहला मेथड बता रहा हूँ, इसका जो है 2 से 3 सेकंड 2 सेकंड का मेथड है, वो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ये देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस सी। अब 210 से जब गुणा करोगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखोगे 2b प्लस 2c प्लस a, जब 2 का गुणा करोगे 2 8 16, 19 दूना 38 39। ठीक है, यहाँ देखोगे 2c प्लस 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 19 दूना 38, 384। ठीक है, अब देखो इन सबको ऐड कर दो तो आप देखोगे 2 बार, है ना, फिर 1 बार यहाँ पे 2 यहाँ, लगभग क्या आ जाएगा 5a प्लस b प्लस c। ठीक है, जब सबको ऐड करोगे तो 5 बार a आएगा, 5 बार b और 5 बार c, आप देख सकते हो, यानी 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c, और इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करो क्या आएगा, 6 4 10, 0 1 9 9 18 2 20,
3 2 5 3 8 4 12 1200 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी भैया कितना आ गया आपको, देखो 24 पंचे 120 यानी 240। अगर ए प्लस बी प्लस सी 240 आ गया तो आपको एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करना था कि नहीं, 3 से डिवाइड कर दो 240 में, तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। 8 3 24 यानी जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 80 का आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुके, आपका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा 80। ठीक है, एवरेज आ जाएगा 80। अब ये तो तरीका हो गया, थोड़ा सा लंबा तरीका है। ठीक है, लेकिन देखो हमेशा याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया शॉर्टकट। ठीक है, इसीलिए मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ ताकि जो जितनी नई चीजें हैं या जो चीजें आपने मिस कर दी हैं क्लासेस के दौरान वो अब यहाँ पे याद रखें। क्या है, व्हेनेवर यू सी द पैटर्न सम ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ थर्ड सिंपली यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ये वाला वो कैसे आता है फॉर्मूला मैं समझा दे रहा हूँ, समझ गए। जब भी बोले 2 का सम तीसरे का आधा और एवरेज बता दो संख्याओं का, है ना। इस पैटर्न ना ये बंधे हुए पैटर्न है ना, बहुत पुराने समय से। तो आपको याद रखना, जब भी बोले 2 का सम तीसरे का आधा, हमेशा क्या करो टोटल सम निकाल दो रिजल्ट्स का और 7.5 से भाग दे दो। हमें यानी समझ गए, इस सवाल में हमें क्या करना था, जैसे हमने देखा 2 का सम तीसरे का आधा, कुछ नहीं करना था, बस इन तीनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 8 2 10 9 9 18, जिसमें भाई 8 10 तो 10 9 19 1 20 और 3 2 5 1 6 600। इन तीनों का सम 600 आ रहा है, बस 600 में आपको 7.5 से भाग देना था। सॉरी 600 में 7.5 से भाग देना था, तो पॉइंट हटाते 0 भगाते 25 से 75 और 25 2 50 25 चौको 100 24 3 24 कितना आ गया 80 आ गया। बस इतनी देर का सवाल था। बात समझ में क्या कर रहा हूँ कि सीधा काट लेते 8 45 8 7 56 4 60। ठीक है, तो 80 आ जाता। ठीक है, इतनी देर का सवाल था। कि अब ये कैसे आता है मैं समझा देता हूँ भाई, समझो यहीं से तो आता है। यानी जब भी वो बोलेगा 2 का सम तीसरे का आधा, तो इसी तरह से आप अल्टीमेटली बना के लाओगे। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, यानी जब सम निकालोगे आप तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी 5 बार आएगा। देखो इस तरह से आएगा जैसे यहाँ पे हमने करा है। और हमने क्या किया है, जो भी सम दिए थे उनका आपने डबल किया है। जो भी सम आपके दे रखे थे आपने उनका क्या किया है भाई, समझ गए। इनका तो इसका तो 5 गुना आपने किया ही किया है। बाकी जो सम दे रखा था ना, यहाँ पे जो सम आप जैसे मान लो यहाँ पे हमने निकाला 600। ठीक है भाई, समझ गए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 600 निकल के आया। आप क्या कर, आपने क्या किया इन सब का डबल किया। 600 का डबल करोगे 1200 तभी तो आया है। या तो इंडिविजुअली डबल किया हमने भाई 420, फिर हमने यहाँ पे डबल करेंगे, फिर इसका डबल करेंगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट तरीका बता दिया, मैं समझा रहा हूँ कि आया कैसे है। ये 7.5 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, है ना। कुछ और से भी तो भाग दे सकते थे, 7.5 से ही क्यों दे रहे, तो समझा रहा हूँ। तो है ना, जैसे इंडिविजुअली हमने डबल किया था, फिर हमने इनको ऐड किया था। यानी अल्टीमेटली हमने क्या किया, सम का डबल किया। 600 का डबल 1200 आया था कि नहीं। हाँ, तो अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है एवरेज। तो आप अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालोगे, क्या होगा, ये 5 नीचे चला जाएगा, यानी ये सम रहेगा और 5 नीचे चला जाएगा। हाँ, अब एवरेज निकालने के लिए आप 3 से भाग दोगे कि नहीं दोगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा, ये सम इंटू 2/15 2/15 आएगा। आप 2 से जब 15 काटोगे तो नीचे क्या बचेगा 7.5 बचेगा। समझ गए, इस तरह से फॉर्मूला आता है। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जब भी वो बोले 2 का सम तीसरे का आधा, आपको क्या करना है, टोटल सम निकाला 7.5 से भाग दो, काम करना। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। हाँ, क्या करें, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला सीधे आपको पता है कि सीधे x प्लस 1/x अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस 4 है ना, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 1/x, तो a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 4 जोड़ोगे 13। समझ के पता है ना भैया। x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर a दे रखा है डायरेक्टली आपको x प्लस 1/x निकालना है, क्या लगाओगे रूट a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए। अब आपको पता है 2 बार स्क्वायर करना है आपको, बस ये आ जाएगा हमारे पास, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2 रूट 13 का स्क्वायर करोगे 13 आ जाएगा, 13 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 11 बचेगा। एक बार और कर दो, यानी x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 11 का स्क्वायर 121, 121 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 119। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, आगे भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। समझिए, अगर डायरेक्टली स्लोप पूछा होता तो y बराबर mx प्लस सी, ये देख लेते y बराबर mx प्लस सी है ना, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, या फिर आप क्या करते कि भाई 3x को इधर लेके आते, फिर y को इधर, है ना, प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह लिखते कि नहीं भाई। ax प्लस बी वाई प्लस सी में ब्रेक कर लो, अब इसको इधर लेके आते, फिर y लिखते, ठीक है, फिर माइनस का 7 इधर लिखते आके, फिर बोलते थे कि माइनस का a अपॉन बी। स्लोप कैसे निकालते थे पता था ना पिछली क्लास में, माइनस का a अपॉन बी, तो a कितना है
भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखो ना a अपॉन बी माइनस का 3 अपॉन बी, बी का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना 1 ही है, तो यानी कितना स्लोप कितना आ जाता है माइनस का 3। लेकिन ऐसे करने से अच्छा जब ये ऑलरेडी इस उसमें बना हुआ है y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, तो आपको याद रखना y बराबर mx प्लस सी, यानी m की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाती माइनस का 3 आ जाती है, यानी जो स्लोप आता माइनस का 3 आ जाता। लेकिन उसने पूछा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, लंबवत रेखा का ढाल क्या है। लंबवत रेखा का ढाल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है कि -1 अपॉन सीधा कर दो, लेकिन नहीं आता तो कैसे करोगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, लंबवत के लिए यही लगाते हैं, पता ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपने m1 निकाले कितना माइनस का 3, m2 आपको निकालना है ना, ठीक है, तो ये कितना -1, यानी ये कट जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, यानी जो इसकी लंबवत जो लाइन है उसका जो स्लोप आएगा वो 1/3 आएगा, तो क्या ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको याद है ये बचपन से लगाते चले आ रहे हैं, पैरेलल ने बराबर कर देते हैं m1 इक्वल टू m2, और क्योंकि पैरेलल का स्लोप बराबर, जो दो लाइनें पैरेलल है इनका स्लोप जो ढाल है वो बराबर नहीं हो जाएगा, सोचो आप। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा भाई, स्लोप मतलब क्या, ढाल है। अब तो अगर दो लाइनें एकदम पैरेलल है तो इनमें ढाल क्या होगी, बराबर m1 इक्वल टू m2। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, बस ये लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर m1 ये माइनस का 3 है, या अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो याद रखना, जैसे m इक्वल टू -3 आया था ना, तो हम बस क्या करेंगे, सीधे माइनस का 1 अपॉन ये माइनस का 1 अपॉन -3 कर देते हैं, क्या था 1/3। ठीक है, तो ये लिखने से जरूरत ही नहीं पड़ती। अदरवाइज याद रखो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये -3 निकाला था हमने, m2 निकाल दो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, आई होप आपके जो बेसिक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो क्लियर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कपिल इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए इन बिजनेस। ठीक है, 1 लाख रुपए कपिल ने इन्वेस्ट किया, 3 महीने के बाद मनीष ने ज्वाइन किया 80,000 रुपए के साथ में। ठीक है, भाई कपिल है हमारे पास, और कौन है हमारे पास, मनीष है। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 3 मोर मंथ्स, 3 और महीने के बाद कपिल ने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो बताओ उनका प्रॉफिट क्या होगा साल के अंत में। भाई कपिल ने 1 लाख रुपए यानी 100 के रुपए लगाए थे, 1 लाख, अब 1 लाख लिखने पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 100 के। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स मनीष ज्वाइन, 3 महीने के बाद मनीष ने ज्वाइन किया, आफ्टर 3 मोर मंथ्स कपिल ने 40,000 रुपए निकाल लिए। समझ गए, 3 महीने ये और 3 महीने यानी 6 महीने तक कपिल ने 1 लाख रुपए लगे रहने दिए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 40,000 निकाल लिए, यानी समझ गए, यानी बाकी 6 महीनों के लिए उसने सिर्फ 60,000 रुपए ही लगे रहने दिए। समझ गए भाई, 3 महीने ये और 3 महीने ये, इसके बाद 40,000 निकाले कपिल ने, हाँ, यानी 1 लाख टोटल 6 महीने के लिए बने रहने दिए। अब 40 निकाल लिए तो कितने बचे, 60 बचे, हाँ, बाकी क्योंकि साल भर के लिए निकालना ना, तो 6 महीने, अब 12 महीने तभी तो बनेंगे, हाँ, तो 60,000 रुपए लगे रहने दिए 6 महीनों के लिए। वही मनीष ने ज्वाइन ही किया था 3 महीनों के बाद, यानी मनीष ने 80,000 रुपए लगाए, फिर कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। समझ गए भाई, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इनटू टाइम, कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, कितनी कैपिटल कितने समय के लिए लगाई, तभी तो प्रॉफिट और लाभ निकाल पाओगे। हाँ भाई, हमें इसका रेशियो निकालना है, पूछा फॉर द प्रॉफिट रेशियो एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सिंपल सी बात है। कैसे निकालते हैं, बस इनको ऐड कर दो भाई, 600 के और 360 के, तो कितना हो जाएगा 960 के मतलब क्या है भैया, के मतलब है 1000 को शॉर्ट में के लिख देते हैं, पता ना, हाँ, और 9/72 720 के, सॉल्व कर दो इसे, रेशियो निकाल दो, के से के चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा। ठीक है, और 12 8 96, 12 6 72, और 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक है, 4:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही, 4:3। समझ गए, सिंपल है, आगे बढ़े। हाँ, तेरा स्टेशनरी शॉप ओनर जो है 3 टाइप्स ऑफ नोटबुक्स, एक स्टेशनरी शॉप ओनर है, उसने जो 3 टाइप्स की नोटबुक खरीदता है वो। ठीक है, पहला टाइप जो उसे कॉस्ट करता है वो है 5 नोटबुक्स 20 रुपए की। समझ गए, जो पहले टाइप की भी स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, वहां पे वो नोटबुक जो है खरीद के लाता है। तो पहले टाइप 3 टाइप की खरीद के लाता है, पहले टाइप जो उसे मिला है वो 5 नोटबुक्स 20 रुपए के लिए, दूसरा मिला है 2 नोटबुक्स 9 रुपए के लिए, और तीसरा मिला है 10 नोटबुक्स 45 रुपए के लिए। ठीक है, कह रहे हैं वो जो स्टेशनरी शॉप ओनर है वो 3:4:3 के रेशियो में इसे जो है लेके आता है, 3:4:3 के रेशियो में लेके आता है 3 टाइप्स की नोटबुक्स। ठीक है, और उसके प्राइस दिए हैं, पहला टाइप लेके आता है 5 नोटबुक्स 20 रुपए में, दूसरा वाला 2 नोटबुक्स 9 रुपए में, और तीसरा वाला 10 नोटबुक्स 45 रुपए में। इफ ही सेल्स ऑल द नोटबुक्स एट 4,419, अगर भैया वो 4 नोटबुक्स 19 रुपए की बेचता है, तो बताओ उसका अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है। अप्रोक्सीमेट समझ गया, अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यही पूछा है। देखो
अब इस सवाल का जो बेस्ट मेथड बनता है वो बनता है वेटेड एवरेज। ठीक है भाई, याद है ना आपको एवरेज पढ़ा था आपने कैसे, यानी आप देखो आपको सेलिंग प्राइस तो यहां से निकाल लोगे, 4 अगर 19 रुपए में बेचता है तो आप निकाल लोगे एक कितने में बेची होगी, तो 19/4 में लगा दोगे ना, तो 19/4 में बेची होगी। ठीक है, अब ये निकालते हैं। ठीक है, हमें ओवरऑल सीपी चाहिए, तो ओवरऑल सीपी कैसे निकालोगे भाई, देखो समझ गए, स्टेशनरी शॉप ओनर जो है वो 3 टाइप्स की बुक लेके आया है, किस रेशियो में, 3:4:3 के रेशियो में लेके आया है। अब पहला वाला टाइप 5 नोटबुक्स 20 रुपए की, तो एक कितने की पड़ी होगी, 4 रुपए की। दूसरा वाला नोटबुक लेके आया 2 नोटबुक्स 9 रुपए की, तो एक कितने की पड़ी होगी, 4.5 रुपए की, है ना। तीसरी वाली नोटबुक लेके आया 10 नोटबुक्स 45 रुपए की, तो एक कितने की पड़ी होगी, ये भी 4.5 रुपए की पड़ी होगी। तो यहाँ से ओवरऑल निकाल लो, ओवरऑल सीपी, ओवरऑल सीपी क्या निकल के आया भाई, उसने सारी किताबें बेची हैं 4 किताबें 19 रुपए में, तो आप ओवरऑल सीपी निकालो, सभी किताबों का ओवरऑल एवरेज सीपी क्या निकल के आएगा, निकाल सकते, कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज से, बता देना भाई। आप कुछ भी मान लो संख्या यहाँ पे, मान लो अब ये कैसे सॉल्व करते हो आप, ये सॉल्व करते हो आप कैसे, 3 चौक 12, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे। अरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे भाई, तीन यूनिट लेके आया है इतने रुपए की, तो गुणा करके और इससे भाग दोगे, ऐसे कर देते हैं। और कैसे करते थे, जो मेन मैंने आपको तरीका बताया था वो वाला डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंस मेथड वाला, कैसे कि आपको कुछ भी अपने मन से मान लो, मैं 4 मान लेता हूँ कि एवरेज जो प्राइस है वो 4 है, तो अब डेविएशन चेक कर लो, डेविएशन मेथड जो बताया था, तो यहाँ तो अंतर 0 का है, यहाँ 0.5 ये ज्यादा है, अरे 4.5, 4 से 0.5 ज्यादा है कि नहीं, कितने लोगों में, 4 लोगों में। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर करके आओ। ठीक है, पता चला आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है ना, 2 ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखो 0.5 ज्यादा है, कितने लोगों में, 3 लोगों में, कितना ज्यादा हो गया, 1.5 ज्यादा हो गया। ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया, 3.5 ज्यादा हो गया। इस 3.5 को बांट दो, 4 3 7 3 10 लोगों में बांट दो, कितना हो जाएगा, 0.35 ज्यादा है, यानी कितना बढ़ा दो 0.35, यानी 4.35, यानी ओवरऑल सीपी कितना आ गया, 4.35 आ गया। या फिर भैया ये कैसे आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीनों का आपस में गुणा करते हैं फिर इससे भाग देते हैं, तब भी यही आता, 0.35 आता, पता है ना, मैं बता चुका हूँ सब एवरेज में। ठीक है, तो हमने डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके निकालिया कि ओवरऑल सीपी कितना निकल गया, एवरेज 4.35। अच्छा, ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 4 किताबें बेची 19 की, तो एक कितने में बेची होगी, इतने में, यानी 4 को 16, 4 7 28, 4 5 20, 4.75 में बेची होगी। बस अब आपको बताना कि प्रॉफिट परसेंट हुआ है कि लॉस परसेंट। पहली बात तो क्या है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 4.35 की चीज 4.75 में बेची तो प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस कट गया, लॉस कट गया। ठीक है भाई, आप निकाल लो, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट, क्या 10% का प्रॉफिट हुआ है भाई, इसका अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 0.4, चलो ठीक है हम सीधे निकाल लेते हैं। देखो 4.35 लिखा था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4.75, अब ना सीधे रेशियो ले लो ना, इसका क्या दिक्कत है, ये हटाओ, कितना आएगा, 5 8 40, 5 7 35, 5 9 45, 55 25, ये आएगा, यानी 8 का प्रॉफिट हुआ है 87 पे, हुआ 100 कर दो भाई। 10% तो प्रॉफिट तब होता जब ये 80 होता है ना, तो जाहिर सी बात ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नहीं तसल्ली हो रही तो निकाल लो, कैसे निकालोगे भाई, ऐसे देख लो, नीचे जो लिखा है वो 100% होता है, तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.7, 10% की वैल्यू 8.7 आएगी, लेकिन यहाँ लिखा कितना है, 8 है, कम लिखा है, कम लिखा तो 9.2% ही होगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको अगर लग रहा है एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो भैया 800/87 इस तरह से कर लेते, 9/72 इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो बट तो हमें करने की जरूरत ही नहीं, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10% तो ये है नहीं, तो 9.2% ही है, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन अपनी बचानी भी है एग्जाम में, बस समझ आ गया, आगे बढ़ जाए। हाँ, आई होप ये वेटेड एवरेज वाली चीज आपको आती है। ठीक है, समझ गया भाई, हम बेसिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कह रहा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर ग्राउंड, एक भैया वृत्ताकार मैदान में उसे फेंस करना है, यानी जैसे चारों तरफ तार लगाने हैं। ठीक है, तो 120 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इतने रुपए पड़ते हैं, कितने पड़ते हैं, 120 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 3768 रुपए पड़ते हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड की रेडियस क्या होगी, अब साफ सब समझ के आ रहा है भाई, 3768 रुपए आपने लगाए, कितना लगाए, 3768 रुपए लगाए आपने। ठीक है, 120 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, तो देख लो कितने मीटर बने, कितने मीटर बने, वही क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, वही उतना ही तार आपने लगाया होगा, समझ गए, उतने मीटर मतलब उतनी परिधि में आपने उतने मीटर का तार आपने लगाया होगा। भाई अगर 120 रुपए प्रति मीटर पड़ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 480 रुपए कि आप 480 रुपए टोटल आपने खर्चा किए, और 40 रुपए प्रति किलोग्राम कोई चीज थी, 40 रुपए प्रति किलोग्राम कोई चीज थी, और आपने टोटल रुपया खर्चा किया 480 रुपए, बताओ कितने किलोग्राम वो चीज लाई होगी, 40 से भाग दे दोगे, है ना,
यानी 12 किलो, 12 किलो लाई होगी कि नहीं। हाँ वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, कि टोटल इतने रुपए खर्चा किए, 1 मीटर में इतने खर्चा होते तो टोटल कितने मीटर बने, भाग दे दो 120, काटो इसे तो आप बोलोगे 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छत्तीस मतलब 6, हाँ कट जाएगा। तो अभी तो 4 दाम 40 और ये बन जाएगा 3 चौक 4 दाम 12, 4 एकम 4 चौक 16, यानी 31.4, कितना बन गया 31.4 मीटर। यानी जो परिधि है सर्कुलर ग्राउंड की, वो जो सरकमफेरेंस है वो कहते हैं 31.4 मीटर। देखो जैसे ये नंबर आता है 31.4, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। परिधि मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, आप लिखोगे ना, क्या लिखोगे 2 पाई आर, है ना। इसी की वैल्यू क्या है 31.4। आपको रेडियस आर की वैल्यू बतानी है आपको। जैसे आपने गलती करी, आप मान लो यहाँ 22/7 रख सकते हो, है ना। जैसे ठीक है, आप खुद सोचो, अगर 31.4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, आप जाहिर 3.14 रखोगे, है ना, रखोगे नहीं, आप क्या रखोगे 3.14, ये रखोगे, 31.4 आ जाएगा, राइट, यस। मान लो आप अगर 22/7 रखोगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, 22 एकम 22 और 9 31, 22 से कट ही नहीं रहा, क्योंकि वैल्यू सारी अप्रोक्सीमेट है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यूज तो है नहीं, है ना। तो आपको दिखाई दे 31.4 है, तो एग्जामिनर चाहता था कि जब 31.4 आपको दिखाई दे, आपको पता है हम सर्कल में डील कर रहे हैं, पाई पाई आएगा तो पाई की वैल्यू 3.14 रखें, एग्जामिनर चाहता था ये, ठीक है। पॉइंट हटेगा आप, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा हटाया तो 1 बच जाएगा, 314 से काट दोगे तो 10 बच जाएगा, 2×5 = 10, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर, ठीक है। जो रेडियस आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें बस एग्जाम में ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। समझ आगे बढ़े, हाँ। कि 36,000 रुपये बोनस मिलता है, जिसे बांट ये दिया जाता है सेल्स, मार्केटिंग में और ऑपरेशन में, ठीक है, 4-5-3 के रेशियो में, ठीक है। 36,000 रुपये भैया मिले, यानी 36K, जिसे सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में बांट दिया गया है 4:5:3 के रेशियो में। कैसा कैसा बांटा होगा, देखो 5 और 9 3, 12 की वैल्यू 36K, यानी 1 की वैल्यू 3K, तो ये जाएगी 3 चौक 12K, 3 15K और 3 त्रिका 9K, के मतलब 1000। कि जो मार्केटिंग वाला बंदा है, जो मार्केटिंग पे खर्चा किया गया है, वो 3,000 रुपए टीम बिल्डिंग पे इस्तेमाल करता है, 1,500 रुपए इंटर्न पे जो है सैलरी देने पे इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो भैया 3,000 ये 1,500, 4,500 रुपए तो इन्होंने खर्चा ही कर दिए, 4,500 खर्चा कर दिया इन्होंने 15,000 में, तो कितने बचे होंगे 10,500, है ना, 10,500 बचे होंगे भाई, है ना, 10 14 1 15, तो 4,500 खर्चा कर दिए तो कितने बचे 10,500 रुपए बचे इनके, ठीक है। अब कह रहा है देन एलोकेट्स द रेस्ट यानी कि जो बचा हुआ 10,500 है उसे बांट देता है 2 टॉप परफॉर्मर्स में। समझ गए, समझ आ रहा है। 36,000 रुपए है भैया, बोनस के पैसा है ये 36,000 रुपए, इसे बांटा गया है सेल्स में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, 3:4 के रेशियो में, तो हमने बांट दिया। अब कह रहा है 4,500 रुपए तो बंदे का खर्चा हो गया मार्केटिंग में, मतलब 3,000 रुपए उसने टीम बिल्डिंग में खर्चा किए, मार्केटिंग वाले जो पैसे दिए थे भाई, मार्केटिंग वाले को 15,000 रुपए मिले थे कि नहीं मिले थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, उसमें से 3,000 रुपए उसने टीम बिल्डिंग पे लगा दिए, 1,500 रुपए लगा दिए इंटर्न पे, ठीक है। और बाकी जो बचा 10,500 रुपए, उसे 5:4 के रेशियो में बांट दिया 2 टॉप परफॉर्मर के बीच में। तो कह रहा है बताओ, जो छोटा वाला टॉप परफॉर्मर है उसको कितना पैसा मिला है भाई, 2 टॉप परफॉर्मर थे, उनके बीच में 5:4 के रेशियो में बांटा है। जो जिसे कम पैसा मिला है, जिसे जो कि है 4 यूनिट का, उसे कितना मिला है ये पूछ रहे हैं, तो बांट दो। ये 5 4 9 यूनिट की भाई, बाकी बचा हुआ पैसा जो ये 10,500 है, ये 5 4 9 के रेशियो में 5:4 के रेशियो में बांटा है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 10,500। हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, 10,500 गुआ 4/9, क्योंकि 9 तो नीचे चला जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 4 से गुणा कर दोगे, क्या आएगा 4 0 0 4 0 0 4 5 20, 4 दाम 40 2 42, 9 से भाग दे दो कितना आएगा, आपको पता दिख रहा है ना, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36 6, तो 6 ठीक है, 9 चौक 36 6 बचेगा तो 9 चौक 54, फिर 6 बचेगा 9 चौक 54, फिर 6 बचेगा फिर 9 चौक 54, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। 4,666.66 इस तरह से आएगा, जिसे इन्होंने राउंडर ऑफ 67 लिख दिया इधर ना, 4,666.67, ठीक है। बात समझ आ गई, कुछ भी टफ लगा इस सवाल में बताइए, ठीक है, बेसिक सवाल ही था, आगे पता क्या कह रहे हैं। ए इन्वेस्ट करता है 60,000 रुपए, बी इन्वेस्ट करता है 90,000 रुपए। ए इन्वेस्ट करता है 10 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए, टोटल प्रॉफिट है 40,000 रुपए, तो ए का हिस्सा कितना है भाई। प्रॉफिट कैसे निकालते, कितनी कैपिटल कितने समय के लिए लगाई,
हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी। ए लगाता है 60,000 कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए। बी लगाता है 90,000 कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। तो के लिखने में कितना फायदा होता है, मतलब 3 जीरो बना रहे होते हैं ना, 3 जीरो की जगह के से रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है। तो रेशियो निकालो, प्रॉफिट का क्या रेशियो रहेगा, तो 0 0 कट ही जाना है, के से के चला गया, 0 0 चला गया, ठीक है। 60 यहाँ 72, यानी 12 पंजे 60, 12 6 72, 5:6 का रेशियो आ गया। 6 5 11 की वैल्यू दे रखी है 40,000 है ना, जो प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 का हुआ है। हमसे कह रहे हैं ए का हिस्सा कितना है, 5 की वैल्यू बतानी है, यानी 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000। तो ये हाँ 1 यूनिट, भाई अरे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कि नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000 बटे 11। अब 5 यूनिट की वैल्यू निकाली तो 5 से सीधा मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 को 20, ठीक है ना भाई, 4 0 5 को 20, हाँ 2 लाख बटे कितना लिखना है, 11 लिखना है। इसको सॉल्व करोगे, 2 लाख बटे 11 कितना आएगा, तो 11 एकम 11 बचेगा 9, 11 88, तो 18 करके आएगा। 18 करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो भैया, ठीक है। 11 एकम 11 बचेगा कितना, 9, 11 88, 2 बचेगा, तो फिर 11 एकम 11 करोगे, फिर 9 11 88, फिर 2 11 एकम 11, फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। यानी 1.8 ऐसे करके चल जाएगा, ठीक है, 0.82 है ना, क्योंकि वो भाई फिर से 1 बनेगा, उससे राउंडेड ऑफ में इन्होंने 2 लिख दिया है, समझ गए। आगे आसान था, आगे बात है क्या कहना है, ओवरऑल जो सैलरी है, एवरेज सैलरी और सारे सभी इंप्लॉइज की वो 16,000 रुपए है। ऑफिसर्स की सैलरी 28,000 रुपए है एवरेज, जबकि जो नॉन ऑफिसर्स की है वो है 10,000 रुपए एवरेज सैलरी। तो कह रहा है अगर 15 ऑफिसर्स हैं तो नॉन ऑफिसर्स कितने हैं। अब इस तरह से सवाल फेमस सवाल होते हैं, ठीक है। किस चैप्टर में होता है लिख के बताओ जरा। मैं आपको 2 मतलब बताता हूँ। पहला मतलब तो भाई एकदम बच्चों वाला हो गया, बेसिक का, कि भाई दूसरा तरीका बहुत छोटा है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि भाई एवरेज सैलरी जो टोटल सभी एम्प्लॉयज की मिला करके, यानी ऑफिसर्स भी हो गए नॉन ऑफिसर्स, सबकी एवरेज सैलरी जो मिला करके वो है 16,000 रुपए, ठीक है। तो अगर मैं सीधे बता देता हूँ, अगर सीधे आप एलिगेशन सबसे शॉर्टकट रहेगा यहाँ पे, अगर एलिगेशन से लगाओगे जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे आपने लैंग्वेज पढ़ी आपको समझ आ गया कि एलिगेशन जो है बेस्ट तरीका रहेगा यहाँ पे। फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे, कि भाई ओवरऑल जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 16,000 रुपए। ऑफिसर्स की सैलरी जो कि 15 ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी 28,000 रुपए, समझ गए। यानी अगर टोटल सब निकाले हैं तो 28,000, यानी एक ऑफिसर की जो सैलरी एवरेज बन रही है 28,000 बन रही है, तो 15 की कितनी बनेगी, इतनी बनेगी, 15 8 120, ठीक है, 15 दूनी 30 12 42, यानी 420 के ये सब बनेगा, ये सब बनेगा सभी ऑफिसर्स की सैलरीज का। अब नॉन ऑफिसर्स हमें पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ नॉन ऑफिसर जो है वो एन है, और सभी नॉन ऑफिसर की जो एक नॉन ऑफिसर की जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 रुपए है, 10 के रुपए, तो एन नॉन ऑफिसर्स कितने बनेगी, 10 के इंटू 9, 10 के इंटू एन, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि एन नॉन ऑफिसर्स हैं, तो अगर एक नॉन ऑफिसर की सैलरी एवरेज बन रही है 10,000 रुपए, तो एन नॉन ऑफिसर्स की कितनी बनेगी, एन इंटू 10 के। ओवरऑल सैलरी कितनी दी गई है, 16,000 रुपए, और ओवरऑल लोग कितने हो गए हमारे पास, 15 तो ऑफिसर्स थे और एन थे नॉन ऑफिसर्स। ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा, यहाँ सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो क्या देखोगे, के कट गया, के मतलब था 1000, यानी कि 3 जीरो से बता रहा हूँ ना उतनी देर से, हाँ रिप्लेस कर दिया। सॉल्व करो, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 420 प्लस 10n बराबर कितना है, 16 15 240। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं तो कैलकुलेशन सही करिए, 15 का 15 15 6 90, 15 का 15 9 24, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16n, है ना, यानी कितना आ गया 6n बराबर आ गया 180। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30, यानी नॉन ऑफिसर्स की संख्या कितनी है, 30 है। अब ये लंबा बहुत लंबा मेथड पड़ रहा है, आप सीधे इसको एलिगेशन से लगाओ। कैसे लगाओगे कि भाई ऑफिसर्स का जो वेतन है एवरेज वो कितना है, 28,000 रुपए, यानी 28 के। नॉन ऑफिसर्स जो कि मान लेता हूँ एन ओ या नो लिख दो, उनका है 10,000 रुपए एवरेज, और ओवरऑल एवरेज कितना दिया है, 16,000 रुपए। अब पता नहीं एलिगेशन में किसका रेशियो आता है, एवरेज सैलरी कैसे लिखी होगी आपने, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स की अपॉन नंबर ऑफ ऑफिसर्स, जो बटे में आता है उसी का रेशियो आता है, पता ना। यहाँ से डिफरेंस लो, कितना आएगा 28 16, यहाँ 12 का डिफरेंस आएगा, 12,000 लिखोगे या लिखोगे 6,000 का डिफरेंस आएगा। इनका रेशियो लो, के से के कट गया, कितना आ गया 6 कम 6 6 1:2 का रेशियो आया। 1 की वैल्यू में दे रखी है, ऑफिसर्स पता नहीं कितने ऑफिसर्स, 15, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ए सही। आगे दोनों मतलब समझ आगे बढ़े। हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 3 सेक्शन है, जीके है, रीजनिंग है, ठीक है, जीके है, रीजनिंग है और क्या है, इंग्लिश है।
20 क्वेश्चन पूछे हैं जीके में, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे हैं और इंग्लिश में पूछे हैं 50 क्वेश्चन। अच्छा, यानी 50 50 100 20 120 120 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। फिर एक कैंडिडेट जो है 70% जीके में आंसर करता है, अच्छा 50% रीजनिंग में करता है और 30% क्वेश्चन आंसर करता है इंग्लिश में करेक्टली। अच्छा, करेक्टली कर रहा है। अच्छा, कह रहा है मिनिमम 60% नंबर चाहिए, तो कह रहा है बताओ कितने और सवाल सही करने पड़ेंगे उसको। अच्छा, मिनिमम चाहिए 60%। अच्छा, देखो यहाँ पे दिया नहीं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का, तो मान लेंगे, हम मान लेंगे ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 120 क्वेश्चन हो गए 120 नंबर के, 60% यानी कि 60% निकालोगे इसका तो कितना आएगा, 12×72। ठीक है भाई, समझिए ना, जीरो जो कट जाएगा, 12×72, 72 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए। अब इसने क्या कितने क्वेश्चन सही किए, 70% जीके में सही किए, 70% इसका निकालोगे कितना आएगा 14 आ जाएगा, इसका निकालोगे 50% निकालोगे रीजनिंग का तो आ जाएगा 25, और इसका निकालोगे 30%, तो 50 का 30% निकालोगे कितना आएगा 15। ठीक है, यानी कितना 25 15 40 14 54 नंबर लेके आया। कितने और सही करे, 18 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल बकवास सवाल था ये। भाई 72 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए, अभी 54 नंबर ही लेके आया ना, तो 18 क्वेश्चन और सही करे तभी तो पास हो पाएगा। आगे बढ़े, कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 7,000 रुपए पे 9% पर एनम, 1 साल 8 महीने के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको 7 से 8 अलग अलग मेथड बताए थे। सवाल अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी, आपको पता है, सवाल देख के आपको समझ आ जाएगा कौन सा मेथड यहाँ पे कौन सा लगाए हैं। ठीक है, कौन से सवाल के लिए कौन सा मेथड बना, नहीं देखा तो देख के आइए पहले। ठीक है, अब यहाँ पे सबको अब सीधे सीधे पता चला कि सक्सेसिव रेट लगा दो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 1 साल 8 महीने, यानी पहले साल के लिए तो रेट कितनी रहेगी, 9% ही रहेगी। 8 महीने यानी आगे हमें सिर्फ 8 महीने चाहिए। 9% जो दिया गया है वो पर एनम की है, यानी 12 महीनों की, हमें सिर्फ 8 महीनों की रेट चाहिए। निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा 6%। भैया 9% और 6% कितना आ गया, 9% 6% का सक्सेसिव निकाल के सक्सेसिव रेट निकाल लो। सक्सेसिव लगा के इफेक्टिव रेट निकाल लो, 1 साल 8 महीने निकल आएगी कैसे, a + b + ab बटे 100, 9 6 15 और 954 बटे 100 यानी 5.54, कितना आ जाएगा 15.54%, a + b + ab बटे 100। इफेक्टिव रेट निकाली, कितनी आ गई 15.54%। 7,000 का निकाल दो 15.54%, 7,000 का इतना निकाल दो, कितना है, परसेंट से 2 जीरो चले गए और 1 पॉइंट हटाओ, 1 जीरो और चला गया। यहाँ पे पॉइंट कैसा क्या आ गया, 7 चौक 28 और 7 35 237, 15 7 105 और 3 कितने हो गए 108। ये आ जाएगा 1087.8 आ रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े, कह रहा फाइंड द अमाउंट इफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल एट कंपाउंड इज, ये समझ के क्या कह रहे हैं, अभी वो देखते ही समझ आ रहा है। कह रहे जो अमाउंट है, यानी जो मूलधन यहाँ लिखा हुआ है, मिश्र धन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अमाउंट है हाँ सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है, हिंदी में भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो अमाउंट मिश्र धन बनता है दूसरे साल और तीसरे साल का सर्टेन प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, वो 12,000 रुपए 13,200 रुपए है। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। भैया आपको पता है क्रमागत साल दिए गए हैं, दूसरा साल और फिर तीसरा साल। दूसरे साल का जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, सब हम ऑलरेडी सीआई में सीख चुके हैं। रेट पूछ रहा है, आप सीधे पता कुछ मत करो, सीधे काट दो इसको, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो काट दो, 12 दाम 120, 12 11 132, कितना आ गया 1/10 यानी कि 10% की रेट आ गई। भैया आपको पता है ना, अगर अंतर होता मतलब 4 होता तो फिर हम वहां पे क्या लेते हैं, इसको मतलब रेशियो लेके फिर वहां पे स्क्वायर रूट करते हैं, सब हम देख चुके हैं, समझ गए। भैया जो कोई भी साल जैसे क्रमागत दिए हुए, तीसरा साल चौथा साल पांचवा साल छठा साल, तो उस पहले साल का जो अमाउंट बनेगा, मिश्र धन बनेगा, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, यानी 12,000 रुपए थे और फिर थे यहाँ पे 13,200 रुपए। कितना ब्याज मिला, 1200 का ब्याज मिला, किस पे 12,000 पे, वहाँ 100 निकाल दो कितना मिला, यानी 12 दाम 120 यानी कितना मिला 10%। अब इतना करने से अच्छा था हमने सीधे वहीं पर रेशियो ले लिया। जब परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, सीधे रेशियो ले लो, 10% आपका आंसर होगा। रेट कितनी आ जाएगी 10%। ओके, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तेरा सेलर खरीदता है 3 डिफरेंट टाइप के मोबाइल कवर, C1 C2 C3, उनके जो सेलिंग प्राइस है इसका रेशियो है 3:4:5। अच्छा, 3 कवर खरीद रहा है वो, C1 C2 C3, 3 डिफरेंट मोबाइल कवर खरीदता है।
अच्छा, उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो है 3:4:5। इनके क्या एसपी का रेशियो दे रखा है 3:4:5। ठीक है, कह रहा पहले वाले में 25% का प्रॉफिट कमाया है, दूसरे वाले पे 10% का प्रॉफिट कमाया है, और तीसरे वाले पे लॉस हो गया है 20% का। तो कह रहा बताओ तो इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसका कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ है। एक जो है मोबाइल कवर बंदा खरीदता है, 3 मोबाइल कवर खरीदता है, C1 C2 C3। उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 3:4:5। अच्छा, बाकी प्रॉफिट दे। अब देखो इस सवाल करने का मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर सोच के देखो, अगर मैं इसे भाई देखो पहले वाले पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से देखना, दूसरे वाले पे 10% प्रॉफिट हुआ है, यहां पे हो गया है 20% का नुकसान तीसरे वाले पे। अब या तो मैं ये करूं कि सेलिंग प्राइस दे रखा है तो 4 से 5 लिखूं, फिर सीपी निकालूं। अब 10 से 9 लिखोगे कटेगा भी नहीं, फिर सीपी निकालोगे, है ना। फिर सीपी सारा सीपी निकाल के और प्रॉफिट लिख के, प्रॉफिट लॉस लिख के, फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा तो आप क्या करो, इसे एसपी पे ही कैलकुलेट कर लो। यूजुअली हम प्रॉफिट और लॉस सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको एसपी पे ही कैलकुलेट कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो मैं समझाता हूं भाई, 25% का प्रॉफिट हुआ है तो एसपी पे कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आगे बेसिक्स दो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको तेजी से चीजें करनी है तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वरना सवाल लंबा हो जाएगा अगर मैं सीपी से करूंगा तो। भाई समझ के 1/4 लिखोगे, यानी 4 से 5 में बेचा होगा कि नहीं, 4 से 5 में, 4 से 5 में बेचा होगा भाई, 25% प्रॉफिट यानी कि 4 से 5 में बेचा होगा, राइट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1/5 का, क्योंकि एसपी कितना है 5 आया। ठीक है, तो हम इसी तरह इसको लिखेंगे कितना, यानी एसपी पे कितना प्रॉफिट हुआ है। आप ये तरीका सीधे लगाओ ना, बहुत शॉर्ट पड़ेगा आपको, 1/5। इसी तरह से 10 से 11 लिखोगे नहीं, एसपी पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1/11, है ना, 1 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना है 11। यहाँ पे से लिखोगे 5 से 4 यानी 1 का लॉस हो गया, एसपी कितना है 4, 1/4 ये लिखोगे। हाँ, ये निकाल दो, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 1/4। अब बस ये एसपी का रेशियो में दे ही रखा था, सीधे इसका 1/5 निकालोगे तो 0.6, 5 का 30, इसका 1/11 निकालोगे तो 11×3 = 33 और 11×6 = 66, लगभग 0.36 आएगा। और इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 4×4 और 4×2 = 1.25, माइनस का 1.25। हाँ, यानी ओवरऑल जो आप लॉस निकालोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 0.96 माइनस 1.25, कितना बचेगा 0.4 यहाँ पे बचेगा, 0.25 यहाँ पे बचेगा, सॉरी 0.04 बचेगा ना यहाँ पे। हाँ, अरे 0.96 लिखा है, 0.04 यहाँ, 0.25 है, कितना बचा 0.29। 0.29 का नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है 0.29 का नुकसान, किस पे, एसपी पे। तो 0.29 का नुकसान हुआ एसपी पे। एसपी टोटल कितना था, 5 और 9 3 12 यूनिट का। ये आपको कैलकुलेट करना, निकाल दो किस क्या आएगा बताइए। पॉइंट हटाओगे 2 0 कट जाएंगे, 12 दूनी 24, यानी लॉस हुआ है। पहले तो लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट काट दो, और लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हाँ? निकालो भाई, 12 दूनी 24, 5 बचा, 12 चौका 48, लगभग 2.4% के आसपास आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने 2.33% दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लिखी थी ना इसकी, देखो 1/11 किया था, तो आपको समझ आएगा। पहली बात तो देखो लॉस हो रहा है, फिर 2% के आसपास हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही। अब इसे अगर सीपी से करते, सीपी से भी कर सकते हो, बहुत लंबा पड़ जाता आपको। मान लो आप इसे 300 400 500 मान सकते थे ना। हाँ, फिर वहां पे कैलकुलेशन आप सीपी निकालते, फिर सबका प्रॉफिट लॉस निकालते, फिर उनको ऐड करते, फिर लिखते, है ना। कि बहुत यूनिक मेथड मैंने आपको बताया, एसपी पे ही निकाल लो सीधे। एसपी का रेशियो दे रखा था तो एसपी का ही या फ्रैक्शन लिख दो, एसपी का ही निकाल लो, एसपी पे कैलकुलेट कर दो, आना वही है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप बेसिक्स क्लियर है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, अदरवाइज सीपी निकालना पड़ता, सीपी निकाल के भी कर सकते हैं, फिर लंबा पड़ता थोड़ा, फिर आपको क्योंकि सीपी कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर फ्रैक्शन लगा के उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड था। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है टाइम स्टैम्प लिखे पूछ सकते हो। क्या कह रहा है, हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड बाई 50%। एक बहुत महंगी घड़ी है जिसे अंकित किया गया 50% बढ़ा के मार्क किया गया। ये 50% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। 200 की अगर चीज होगी तो 300 पे लिख दिया। ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि अगर कुछ कैलकुलेशन आती है तो सही रहे। ठीक है, 200 यूनिट की चीज 300 यूनिट में जो पे मार्क कर दी गई है। कह रहे जब सेल होती है तो 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है मार्केट प्राइस पे। अगर 20% का डिस्काउंट ऑफर करेगा, नहीं 5 से बेचेगा 4 में, 5 6 24, 240 में बेचेगा कि नहीं। हाँ ठीक है,
ये 240 से बेचनी चाहिए, लेकिन क्या करता है एक स्पेशल कस्टमर जो है, एक कोई खास कस्टमर होगा उसका, उसे y% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। एक कोई खास कस्टमर जिसे y% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है, तो कह रहा फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो 4320 रुपये बन जाता है। भाई y% का और डिस्काउंट मिला तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो 4320 रुपये बन जाता है। और जो शॉपकीपर है उसके बाद भी 8% का प्रॉफिट कमाता है कॉस्ट प्राइस पे। भाई अगर कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, सीपी, भाई ये सीपी था, ये एमपीएम ने माना था, 8% का अगर प्रॉफिट कमाएगा कॉस्ट प्राइस पे, इसका 8% निकालो यानी 16, यानी 216 की बेचेगा चीज, 216 की बेचेगा कि नहीं बेचेगा। और फाइनल सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखा 4320 रुपए, यानी 216 की वैल्यू कितनी है 4320, यानी एक यूनिट की 216 दूना 432, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20 रुपए। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सभी डिस्काउंट्स के बाद उसका कॉस्ट प्राइस बता दो, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, और y की वैल्यू बता दो। अच्छा तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है तो 200 यूनिट था, 200 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000 रुपए। 200 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 4000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लो चेक करना ही पड़े कि मुझे y की वैल्यू निकालनी ही है तो निकाल दो। भाई 200 थे सीपी, 300 एमपी था, 200 अभी अभी जब उसने 20% का पहले छूट दी थी तो 5 से 4 यानी कि 240 में बेच रहा था, हमने आंसर निकाल दिया, 4000 रुपए आ गया। अभी y की वैल्यू अगर आपको निकालनी ही पड़े, भाई 4000 एक ही जगह तो दिया है, अगर मान लो निकालना ही है मुझे y की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, तो निकाल दो भाई। भाई 200 समझ के 240 यहाँ पे आया था, अब 240 पे y% का डिस्काउंट और देगा वो, तो कैसे लिखोगे y% को 100 माइनस भाई फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, 100 माइनस y अपॉन 100 लिखना आता है ना भैया। जैसे 15% का डिस्काउंट लिखते तो इसकी फ्रैक्शन कैसे लिखते, आप 15% का डिस्काउंट दोगे तो 85% में बेचोगे, है ना, यानी ठीक है। अगर इसकी फ्रैक्शन लिखोगे तो लिखोगे 85/100, कैसे लिखा, जितना का डिस्काउंट दिया 100 माइनस 15/100, यही तो लिखा है, तो आ जाएगा 85/100, यही तो है वही चीज। इसी तरह से y% का डिस्काउंट दिया तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, 100 माइनस y/100, फ्रैक्शन भाई परसेंट का आ गया नीचे जो 100 है, प्रतिशत मतलब 1/100 लिखते होते ना, हाँ तो 100 इतने में बेचा होगा, अल्टीमेटली बेचा कितने में 216 यूनिट में। इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 0 से 0 चला गया, और इसे देखोगे कितना, तो देखोगे 3 से 23, 3 दूना 6, 3 8 24, 8 9 72, 9 यानी 9 दाम 90, और 90 जब 100 से 90 घटाओगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। क्लियर है ना भैया, ऐसे ही तो लिखोगे 100 माइनस y/100, है ना, y% का डिस्काउंट दे रहा हूं। क्लियर है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कह रहा है ए और बी 12 दिन 18 दिन में काम कर लेते हैं, ए करता है 12 दिन में किसी काम को, बी करता है 18 दिन में, ठीक है। टोटल काम कितना होगा 36, 12 36, 18 36, ये आ गई उनकी एफिशिएंसी, ठीक है। कह रहे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन जो बी है वो 4 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी 3 2 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया ही है, कितना काम कर लिया होगा 20 काम कर लिया होगा, अभी भी 16 काम बाकी है। अब बी ने छोड़ दिया तो बताओ, कह रहे हैं ए कितना समय लेगा रिमेनिंग काम को करने में, रिमेनिंग काम बचा 16 यूनिट का, ए की एफिशिएंसी है 3, कितना समय लेगा 3 15, 5 सही है 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कह रहे एक शॉपकीपर है, 2 तरह की जो चाय है उसको मिक्स कर देता है, जो पहली क्वालिटी है उसका जैसे आप ये सवाल देखो आपको पता है एलिगेशन लगाना है, देखते ही समझ, आगे पकड़ो मत समझो, पता कैसे, इतने फेमस क्वेश्चन है, बार बार आपकी वैक्यूज लगाओगे बार बार इस तरह की लैंग्वेज आएगी। 2 तरह की चाय आपको मिक्स करनी, पहले वाली चाय की जो कीमत है वो है 150 रुपये प्रति किलोग्राम, इसे दूसरे वाली चाय के साथ 4:5 के रेशियो में मिलाया गया है, और जो मिक्सचर का प्राइस है वो आया है 130 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, मिक्सचर इज सोल्ड एट 130 रुपये प्रति किलोग्राम एट नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या है, जो सीपी है वही एसपी रहा है, क्योंकि कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं है। हाँ, अदरवाइज आप क्योंकि सीपी लिख रहे हो यहाँ पे तो फिर आपको सीपी में बदलना पता है ना। हाँ, तो क्या दूसरे वाली जो चाय है उसका कीमत क्या है, निकाल दो भैया, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, 130 में 150 घटाओगे कितना आएगा, या 150 में 130 घटाओगे कितना आएगा 20 बचेगा। डिफरेंस मतलब होता है बड़े से छोटा घटाना, 5 चौको 20 यानी 4 चौको 16। अब ये इससे बड़ा लिखा है तो आपको डिफरेंस लेना भाई, अगर ये बड़ा लिखा है तो आपको फिर से छोटा लिखना है, यानी कितना जाएगा 114 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी सी आपका एकदम सही है। आपको पता है ना, आप विजुअलाइजेशन देख के आइए पहले, ठीक है। ये इससे बड़ा लिखा हुआ है पहले, ये फिर आपको इससे छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 114 रुपीज पर किलोग्राम, समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। हाँ,
ए एंड बी कैन कंप्लीट सर्टेन टास्क इन 30 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए 16 दिनों के लिए काम करता है और बी जो है बच जाता है बेचारा 44 दिनों के लिए बाकी काम करने के लिए। समझ गए? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए 16 दिनों के लिए काम करता है, तो अगर ए की एफिशिएंसी में ए मान लूं, बी की एफिशिएंसी बी मान लूं, तो ए 16 दिन में कितना काम करेगा? इतना काम करेगा। बाकी का काम बी 44 दिन में करता है, यानी बाकी का काम जो बचा बी करता है 44 दिन में। टोटल काम ये हो गया। और यही हमें दे रखा था कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिनों में कर रहे हैं। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। ठीक है, तो कह रहा बी अकेला कितने दिन में कर देगा, तो निकाल लो एफिशिएंसी पहले यहाँ से। 16 ए 44 बी, यहाँ देखो 30 ए आएगा तो उधर बचेगा 14 ए, 30 बी तो उधर बचेगा 14 बी, है ना। ए अपॉन बी जो आ गया वो कितना आ गया, यानी एफिशिएंसी बराबर बराबर आ गई इनकी। कितने आ गई? 1:1। यानी दोनों की एफिशिएंसी क्या है? बराबर है। अब दो की एफिशिएंसी से, है ना, दो की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में खत्म कर रहे थे? 30 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60 यूनिट का काम आ गया। चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो तभी 60 ही आएगा ना, क्योंकि टोटल वर्क ही है। 60 यूनिट का काम करने में बी को अकेला कितना समय लगेगा? एक की एफिशिएंसी से 60 दिन लगेंगे काम करने। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है ऑरेंज का, एप्पल का, गुआवा का। किसका है? ऑरेंज, एप्पल, गुआवा का मिक्सचर है। 5:7:4 के रेशियो में, 5:7:4 के रेशियो में। फिर 24 लीटर निकाल लिया। अब जैसे ही इस तरह के सवाल देता है, आपको पता है क्या, 24 लीटर जब निकालोगे तो इस 24 लीटर में भी रेशियो यही रहेगा, और जो बचेगा अल्टीमेटली मिक्सचर, उसमें भी रेशियो बदलना नहीं है। सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, बेसिक चीजें। 24 लीटर निकाल लिया। अब कह रहा है 10 लीटर ऑरेंज जूस और 6 लीटर गुआवा जूस और मिला दिए। समझ गए? यानी ऑरेंज जूस 10 लीटर मिलाया और गुआवा जूस कितना मिलाया है? 6 लीटर गुआवा जूस मिलाया है। तो क्या कह रहे हैं? तो क्या हुआ फाइनली? क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 14 लीटर। अच्छा, फाइनली क्या हो रहा है? जब ये काम कर दिया हमने, बता चुका था, जब 24 लीटर निकाल लोगे, रेशियो नहीं, मूल जो रेशियो रहेगा वही रेशियो बदल जाएगा, मात्रा बदल जाएगी अलग अलग, पर रेशियो वही रहेगा। अब 10 लीटर ऑरेंज जूस मिलाया, 6 लीटर गुआवा मिलाया, गुआवा का जूस मिलाया। ठीक है, तो कह रहे हैं अब जो फाइनली क्या हुआ है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 14 लीटर्स मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। अब जो एप्पल जूस की क्वांटिटी है, देखो मान लो क्या हम इन्हें मान लेते हैं कि 5y 7y 4y बन जाएगी। क्वांटिटी तो अलग अलग इनकी हो जाएगी, रेशियो समान रहेगा, पता है ना। मैं मान लेता हूँ ये 5y होगा, ये 7y होगा, ये 4y। लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज, लेकिन बताना पड़ रहा है 4y। आपको पता है क्या कह रहे जो एप्पल जूस की क्वांटिटी है वो 14 लीटर ज्यादा हो गई है ऑरेंज जूस की क्वांटिटी से। ऑरेंज जूस की क्वांटिटी कितनी है? 5y + 10 लीटर, यही तो है। 10 लीटर और भी और ऐड किए कि नहीं? हाँ, ऑरेंज जूस की क्वांटिटी से 14 लीटर ज्यादा है किसकी क्वांटिटी? एप्पल जूस की। एप्पल जूस क्वांटिटी कितनी है? 7y। ये 7y की जो वैल्यू है वो ऑरेंज जूस यानी 5y + 10 से 14 ज्यादा है। जो बोला हमने लिख दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, हमसे पूछा क्या उसने? इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर, तो यहाँ y की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 2y 24, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी 12 पंचेस, सीधा निकाल लो कितना, 7 5 12 4 16, टोटल बना कितना? 16 यूनिट। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू यानी y की 16 बाई है भाई, 16 बाई, एक यूनिट y की वैल्यू आ रही 12, नहीं 16 12 कितना हो जाएगा? 192। 192 था कब था? जब 24 लीटर निकाल लिए। 24 लीटर और ऐड कर दो, कितना? 4 2 6 19 2 21, यानी 216 लीटर। पहले जो मिक्सचर था वो कितना था? 216 लीटर का था। अभी समझाना पड़ा तो ऐसा लग रहा सवाल कितना लंबा है। 4 से 5 सेकंड सवाल था, लिखो आंसर पाओ। 216 लीटर हमारा मिक्सचर था इनिशियली। आई होप समझ आ गया, आगे बात है। ठीक है, देखो अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले आप बेसिक्स क्लियर, मान लो आपको पता ही नहीं है कि साढ़े 62% की फ्रैक्शन क्या होती है। अब यहाँ बात पा करो 62.5% फ्रैक्शन, तो है ना, ये तो सुना ही नहीं, तो पहले पढ़ के आइए पहले। ठीक है, एक डिलीवरी वैन जो है ट्रैवल करती है 60 की स्पीड से 1 घंटे 45 मिनट में। ठीक है, ट्रैफिक के कारण 15 मिनट से ज्यादा लग जाए अगर तो बताओ व्हाट परसेंटेज मस्ट द वैन्स एवरेज स्पीड डिक्रीज टू कंप्लीट द रूट। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी घट गई, समझ रहे? अब अगर आपको दिखता है एक चीज तो सीधे क्या दिखाई दे रही, क्या भाई समझ गए? 60 की स्पीड से एक वैन वाला एक सर्टेन रूट कवर करता है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हुई कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है कोई सर्टेन रूट ही कवर करता है,
तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है भाई, पहली बार जो जब जा रहा है तो 1 घंटे 45 मिनट लेता है। 1 घंटे 45 मिनट मतलब कितना, 105 मिनट है ना भाई, 60 45 105 मिनट लेता है। लेकिन अगर मान लो एक दिन ऐसा हो जाए कि ट्रैफिक लग गया और ट्रैफिक के कारण उसे 15 मिनट ज्यादा लग गया, तो अब कितने लगे होंगे, 120 मिनट लगे होंगे। यानी टाइम का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, टाइम का रेशियो देखो, हाँ 15 7 105, 15 8 120, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 8:7 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो स्पीड कितनी घट गई, कितने परसेंट घट गई, देखो एक घट गई है 8 से, 1/8 क्या होता है भैया, 12.5% है ना, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे पहुंचा, एक स्टूडेंट है जो घर से स्कूल जाता है 4 की स्पीड से और 15 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 6 कर दे तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उधर डिस्टेंस क्या है। अब ये सवाल हम कितने देखो, इसके दो तरीके लगा सकते हो। पहला तरीका क्या है, 2 क्या 3 लगा सकते हो भाई, घर से स्कूल, स्कूल से घर से स्कूल, घर से स्कूल, ये यानी डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, 4 बराबर दूरी बटे समय, घर से स्कूल। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम के रेशियो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। पहले स्पीड 4 की है, अब 6 कर दे, यानी स्पीड का रेशियो 4:6 का, यानी कितना, 2 दूना 4 होते हैं 6, 2:3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 का रेशियो है, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2, ये हो जाएगा। हाँ भाई, कितना समय बच रहा है, पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 20 मिनट का अंतर आ गया। पहले लेट हो रहा था 15 मिनट, अब 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 20 मिनट का अंतर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, वही तो समय कम लगा है, यही 1 यूनिट, इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मिनट। यहाँ लेते 60 मिनट, 20 नहीं 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो यहाँ लेते 40 मिनट, अब लग रहे हैं 40 मिनट। बस निकाल दो, चाहे ऐसे निकाल दो, चाहे इधर से निकाल दो, चाहे इधर से। दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी 4 की स्पीड से जाता है 1 घंटा लगता है, कितना, 4 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां से निकाल, तो यहां से भी निकाल लेते क्या, कि अगर भैया 6 की स्पीड से जाएगा तो 40 मिनट लगते, 40 मिनट मतलब कि 20 दूना 40, 20 नहीं 3 दूना 6, 3 2 दूना 4, तभी 4 किलोमीटर आएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला हम लगाते थे ना सीधे, क्या, S1 × S2 अपॉन डेल्टा S × डेल्टा टी, या भूल गए। S1 × S2 मतलब कितना है, S1 × S2 मतलब है 6 गुना 4, पहले 4 गुना 6 दी ना, हाँ स्पीड दी है भैया 4 और 6, इनका डिफरेंस लो कितना आएगा, 2, डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा टी आएगा 20 मिनट का, अंतर 20 मिनट का है ना, 20/60, इसको भी घंटे में बदलोगे तो 20 नहीं 60, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 किलोमीटर आ गया। सीधे आ गया कि नहीं आ गया, आके बेसिक्स नहीं क्लियर। अब ये चीज कैसे आती थी बताया था ना, टाइम एंड डिस्टेंस में, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, डी मानी मान लो, चाल कितनी, अगर पहले 4 से जाता है तो 15 मिनट लेट हो रहा है ना, यहाँ पे देखोगे तो 6 मिनट, 6 से जाएगा तो अब 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ओवरऑल कितना आया, 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 1/3। इसको सॉल्व कर लो, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ही आएगी। उसी को इस फॉर्मूले में तब्दील कर दिया गया था ना, याद है। क्या सर्कुलर लोगो है और 14 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है, जिसे एक स्क्वायर में फिट कर दिया गया, यानी एक स्क्वायर है इस तरह से, स्क्वायर में, चलो बना लेता हूँ मैं इस तरह से, तो वो कितने परफेक्टली बन गया फिगर। स्क्वायर में जो है एक सर्कुलर फिगर, स्क्वायर में एक सर्कुलर फिगर, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अच्छा रेडियस 14 होगी तो इसका वो डायमीटर कितना हो जाएगा, 28 का। तो अगर एरिया बताओ स्क्वायर का जो अनयूज्ड है। अब ये देखो, ये वाला पोर्शन अनयूज्ड है कि नहीं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कैसे निकालोगे, टोटल निकालो भाई। 28 अगर जो इसका डायमीटर होगा वही उसका क्या होगा, इसकी साइड हो जाएगी। पता है भाई, यहां पे लिखा था परफेक्टली फिटेड, परफेक्टली, तो 28 साइड हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा स्क्वायर का, 28 का स्क्वायर 784। रेडियस अगर 14 है, रेडियस अगर 14 है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, क्षेत्रफल निकालना है भाई, स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस सर्कल का क्षेत्रफल, जो बचेगा वो आ जाएगा। स्क्वायर का आ गया 784। आपको पता है जब रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 154 आती है। अभी रेडियस अगर 2 गुना है तो ये इसका 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कितना, 4 चौको 16, 15 चौको 60 है, इससे 616, 616 कटा तो इससे कितना है, 14 6 8, 7 में 6, 7 6 1, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बचेगा आपने आपका, ठीक है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब इन्होंने 168.25 क्यों लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 22/7 ना लेके यहाँ पे
पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है ना, कुछ भी इन्होंने रखी होगी 3.14 ले ली होगी तो ही तो होगी ना। हमारा आंसर एकदम सही है, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े। एक सर्कुलर क्लॉक है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्कुलर क्लॉक की रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड 30 मिनट में, अज्यूमिंग इट इज पोजिशन एट द एज ऑफ द क्लॉक फेस। क्या कह रहा है भैया? क्लॉक है, सर्कुलर गोल गोल क्लॉक है घड़ी है, उसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर की है, और कह जो मिनट हैंड की जो सुई है मिनट वाली, वो बिल्कुल उसकी एज पे रखी हुई है, यानी समझ गए, यानी जो समझो यही मिनट हैंड होगी ना, एकदम एज पे रखी हुई, यानी इसकी रेडियस ही बनाएगी, जो मिनट हैंड होगी उसकी रेडियस पहुंचेगी। हाँ, तो कह रहा है 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको पता है 30 मिनट में कितना चलेगी? आधा सर्कल चलेगी भाई। जब सुई 12 पे इस तरह से होती है, मान लो मिनट वाली सुई 12 पे है, 30 मिनट बाद कैसे भाई 6 बजा हुआ है, आर वाली मान लो कुछ भी बजाया, मान लो यहाँ मान लिया हम कितना, मान लो 6 मान लेता हूँ, 6 बजा हुआ है, तो इस तरह 6 बजेगा। घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। अब धीरे धीरे चलते चलते ये सुई यहाँ पे आ जाएगी, तो 6:30 बजाएगा, यानी 30 मिनट में आधा सर्कल कवर कर लेगी, है ना, ये सर नो। तो बस परिधि का आधा कर दो आप। अगर भाई आपको पता है जब रेडियस 7 होती है तो 2πr की वैल्यू क्या आती है? 44। छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी तो आपका समय बचेगा। अभी रेडियस 14 है यहाँ पे, तो 2πr की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88 आ जाएगी। हमें आधा निकालना, 88 का आधा कर दो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अरे भैया दो आर अगर 14 दिया, 2πr निकालोगे 88 आएगा। 2πr क्यों निकाल रहे हैं? परिधि, घड़ी कहाँ चलेगी? हवा में चलेगी, उसी पे तो चलेगी, 88 आएगा। अब 30 मिनट में आधा ही चक्कर तो लगा पाएगी घड़ी अपना, तो उसे भाग दे दो, 44 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। इसे सॉल्व करना है। 2 दूना 4 1 5/2, 2/5, 5 दूना 10 2 12/5, 5/12, 5/12 17/12। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो बच्चों सवाल। 2 दूना 4 1 5/2, अब उल्टा करोगे क्योंकि 1/, लिखा 2/5, 12/5, अब 5/12, 17/12। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बिल्कुल फुद्दू सवाल था ये, इसे सॉल्व करना। सॉल्व करो भाई, 3.2 यानी 32/10, यानी 2 16 32, 2 5 10, 16/5, 5 का 5 3 8/5 ही अल्टीमेटली कितना आ गया? ये 8/5 आ गया। यानी पहला जो बॉक्स था उससे आ गया 8/5, प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9/4, ये आ जाएगा 1/2 है ना। 4 दूनी 8 1 9/4, 1/2 लिख दूं या 2/4 लिख दूं, यानी कितना आ गया? 7/4। ये कितना आ गया? 7/4। इसे सॉल्व करना, सॉल्व कर दो। 5 चौको 20 है ना, 5 चौको 32, 4 बजे यानी 35, यानी कितना आ गया? 67/20, यानी 2 3 6, 2 3 6 3.35। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 16/5 माइनस 8/5, तो 8/5 ही आएगा। हाँ, अरे इसे क्या ऐसे इस तरह से लिख रहा हूँ, सॉल्व ही कर लो ना सीधे। ये कितना 1.6 आ जाएगा ना, 16/50। हाँ, ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, अच्छा भाग देना था, मैं उसे माइनस देख रहा हूँ भाई, भाग देना ना इसमें। देखो 4 दूनी 8 9/4, बट्टे लिखोगे 1/2, यानी 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। 4.5, 1.6 यहाँ से आया, 4.5 यहाँ से कितना आ गया? 6.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़े। ये सवाल खुद से लगाओगे क्योंकि इतना कठिन सवाल मैं लगा नहीं पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो मुझे बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है, और कहीं किसी सवाल में अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये PDF मैं आपको दे दूंगा, एनोटेटेड और अनएनोटेटेड दोनों ही, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।